हेलो दोस्तों, मैं मुकेश कुमार एक बार फिर से आपका अपने एम के स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम वैद्युतिक वायरिंग के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे विद सॉल्यूशन। दोस्तों, इससे पहले हम 3 चैप्टर कर चुके हैं। अगर वो आपने अभी तक नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, एनई कोड के अनुसार यानी नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड के अनुसार न्यूट्रल लाइन के लिए केबल का रंग होना चाहिए। ऑप्शन ए लाल, बी नीला, सी काला, डी हरा। तो दोस्तों जो एनई कोड के अनुसार न्यूट्रल का रंग होता है वो होता है काला, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों, इसका जो अधिकतम शक्ति होता है वो 3000 वाट है, यानी इतनी शक्ति स्वीकृत होती है एनी कोड के अनुसार। आगे देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। चित्र में दर्शाए गए टर्मिनल्स M1 तथा M2 को आपस में अंतर परिवर्तित कर दिया जाए तो क्या होगा। ऑप्शन ए में दे रखा है मीटर उल्टी दिशा में गति करने लगेगा, बी मीटर की जो गति दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, और ऑप्शन सी है मीटर रुक जाएगा, ऑप्शन डी मीटर क्षतिग्रस्त हो जाएगा। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए ऑप्शन, यानी मीटर उल्टी दिशा में गति करने लगेगा। दोस्तों, अगर इसके जो M1 M2 टर्मिनल को आपस में अंतर परिवर्तित कर देंगे तो मीटर उल्टी दिशा में गति करने लगेगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सरफेस कंड्यूट वायरिंग में सैंडल्स के बीच की दूरी खालिस्तान से अधिक नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, जो सरफेस कंड्यूट वायरिंग होती है उसमें जो 2 सैंडल्स होते हैं उनके बीच खालिस्तान से अधिक दूरी नहीं होनी चाहिए, तो वो नहीं होनी चाहिए 1 मीटर से अधिक। दोस्तों, इसमें 1 मीटर से अधिक दूरी नहीं होनी चाहिए। किसमें? जो सरफेस कंड्यूट वायरिंग होती है उसमें 2 सैंडल्स के बीच की दूरी। दोस्तों, ये पीवीसी तार के लोहे के पाइप के अंदर डालकर वायरिंग की जाती है, वह मजबूत होती है, और जो कंड्यूट वायरिंग है ये आग पानी चोट के धक्के से सुरक्षित होते हैं। यानी कंड्यूट वायरिंग में आग, बाहरी जो आग होती है और जो बाहर से जो पानी जाने का खतरा होता है या फिर चोट के जो धक्के होते हैं उनसे ये सुरक्षित होती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, कंड्यूट वायरिंग में कपलर, बैंड, जंक्शन बॉक्स एवं टी प्रयोग किए जाने पर उक्त से प्रथम सैंडल की दूरी खालिस्तान होनी चाहिए। दोस्तों, ऑप्शन ए दे रखा 10 सेंटीमीटर, बी है 20 सेंटीमीटर, सी है 30 सेंटीमीटर, डी है 50 सेंटीमीटर। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 30 सेंटीमीटर। दोस्तों, जो कंड्यूट वायरिंग में कपलर बैंड होता है या जंक्शन बॉक्स एवं टी प्रयोग किए जाते हैं उन पर जो उक्त से प्रथम सैंडल है उसकी दूरी 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए, तथा जो प्लास्टरिंग के बाद वायरिंग का शेष कार्य पूर्ण किया जाता है इस प्रकार की वायरिंग को डक्ट वायरिंग भी कहते हैं। यह भी ध्यान रखना दोस्तों, इस प्रकार जो वायरिंग होती है उसको डक्ट वायरिंग भी कहते हैं। आज का 5वां क्वेश्चन और सीरीज का 25वां क्वेश्चन देखते हैं। 3 किलोवाट 230 वोल्ट इमर्सन हीटर पावर सर्किट के लिए फ्यूज की जो धारा वहन क्षमता है वो खालिस्तान होनी चाहिए। ऑप्शन ए 30 एम्पियर, बी 20 एम्पियर, सी 15 एम्पियर, डी 10 एम्पियर। दोस्तों, ये न्यूमेरिकल है, इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले तो हम आई निकालते हैं, क्यों हमारे पास आई नहीं दे रखी। तो आई निकालने के लिए सूत्र क्या होता है, जैसे शक्ति का सूत्र होता है दोस्तों P बराबर VI, इससे हम आई निकाल लेंगे। आई निकालने के लिए मान रख देते हैं। P का मान है 3 किलोवाट यानी 3000 वाट, और जो V का मान है वो 230 है, और बराबर में आई हमारे पास आ जाएगा। जब हम इसको दोस्तों गुणा भाग देंगे 3000 में 230 का, तो हमारे पास जो आएगा वो आएगा 13.043 के समथिंग आएगा दोस्तों, 13.043 इस तरह से आएगा। अब हमें निकालना क्या है, अब हमें निकालना यह है कि जो फ्यूज़ होता है उसकी धारावहन क्षमता क्या होती है। अब धारावहन क्षमता किस पे निर्भर करती है, तो वो आई मैक्सिमम पे, जो फ्यूज़ की धारा होती है वो आई मैक्सिमम धारा लेते हैं हम। आई मैक्सिमम निकालने के लिए आई मैक्सिमम बराबर आई जो RMS होती है उससे हम √2 से मल्टीप्लाई करके आई मैक्सिमम निकाल सकते हैं। अब आई आर एम एस का मान है वो हमारे पास क्या आया,
तो वो हमने जो अभी निकाला है IRMS का मान 13.043, हम 0.4 ही ले लेते हैं। इसको √2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 13.04 √2 का मान दोस्तों कितना होता है, तो वो होता है 1.414। जब हम इसको इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 18.59। इस तरह से ये आंसर आएगा। अब ये दोस्तों ऑप्शन में किसके करीब है, तो ये दोस्तों ऑप्शन बी यानी 20 एम्पियर के करीब है। तो इसका राइट आंसर होगा 20 एम्पियर, यानी जो फ्यूज होगा उसकी धारा वहन क्षमता 20 एम्पियर होनी चाहिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। 3 पिन सॉकेट में जब अर्थ पिन शीर्ष पर हो तो स्विच नियंत्रित जो फेज तार को संयोजित करना चाहिए। ऑप्शन ए निचले बाएं पिन से, बी निचले दाएं पिन से, सी निचले दाएं तथा बाह्य पिन से, और डी प्लग टॉप के संयोजन से। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी निचले दाएं पिन से। दोस्तों जो 3 पिन वाला सॉकेट होता है उसमें ऊपर वाला जो पिन होता है वो अर्थ का होता है, और अर्थ का जो पिन होता है वो मोटा होता है। और अब हमें जो स्विच से नियंत्रण है वो फेज तार पे करते हैं। स्विच से नियंत्रण किसी भी उपकरण को फेज से ही करते हैं। फेज तार दोस्तों कौन सा होता है या किस पिन में लगाया जाता है, तो वो लगाया जाता है जो नीचे की तरफ जो ऊपर वाला शीर्ष का जो अर्थ का पॉइंट है उससे नीचे दाईं पिन होती है फेज की, उसमें हमें फेज को संयोजित करना चाहिए तथा अर्धचालक में कोई भी फ्यूज या स्विच आदि संयोजित नहीं किया जाना चाहिए। यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी निचले दाएं पिन से। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। यदि किसी वैद्युतिक स्थापना में गंभीर शॉर्ट सर्किट दोष हो तो मेकर से परीक्षण करने पर वह दर्शाएगा। ऑप्शन ए 0 मेगाओम, बी 500 मेगाओम, सी 1 मेगाओम और डी अनंत प्रतिरोध। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए 0 मेगाओम। दोस्तों यदि किसी स्थापन में गंभीर शॉर्ट सर्किट दोष हो तो मेकर से परीक्षण करने पर वह 0 मेगाओम दर्शाएगा, और फेज तथा न्यूट्रल का आपस में संयोजित हो जाए तो उसी को दोस्तों हम क्या कहते हैं, शॉर्ट सर्किट कहते हैं। ऐसी परिस्थिति में दोस्तों परिपथ में से जो प्रवाहित होने वाली धारा का मान है वो बढ़ जाता है और फ्यूज उड़ जाता है दोस्तों। और दोस्तों ओपन सर्किट की स्थिति में क्या होता है कि ओपन सर्किट की स्थिति में प्रतिरोध का मान अनंत हो जाता है और जो धारा होती है वो नहीं बहती है। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। चित्र में दर्शाया गया बेड लैंप परिपथ चालू नहीं होता। आप पाते हैं कि स्विच 2 और 3 को दोनों स्थितियों में प्रयोग करने पर लैंप के टर्मिनल तथा प्रणाली के अर्थ पॉइंट के एक्रॉस एक वोल्टेज है। सप्लाई को V संयोजित करने के बाद निम्न में से किस जांच को करेंगे। ऑप्शन ए स्विच 1 व 2 के बीच निरंतरता जांच, ऑप्शन बी स्विच 2 और सीलिंग रोज के मध्य निरंतरता जांच, ऑप्शन सी लैंप के न्यूट्रल कंडक्टर की निरंतरता की जांच, ऑप्शन डी स्विच 2 और 3 के अर्थ वायर की स्विच जो संयोजनों की निरंतरता की जांच करते हैं। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन सी लैंप के न्यूट्रल कंडक्टर की निरंतरता की जांच करते हैं। दोस्तों लैंप के न्यूट्रल कंडक्टर की निरंतरता की जांच करने के लिए स्विच 2 तथा स्विच 3 को दोनों स्थितियों में प्रयोग करने पर लैंप के टर्मिनल तथा प्रणाली के जो अर्थ पॉइंट के एक्रॉस एक वोल्टेज स्रोत लगाते हैं। दोस्तों आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। बेटन वायरिंग में 19 mm बेटन चौड़ाई के सीधे जोड़ के लिए ओवरलैपिंग भाग की कितनी लंबाई का प्रयोग करेंगे। दोस्तों जो ओवरलैपिंग होती है उसकी लंबाई यानी कितनी लेते हैं। ऑप्शन ए 12 mm, बी 25 mm, सी 30 mm, डी 40 mm। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी 40 mm। दोस्तों जो बेटन वायरिंग में 19 mm बेटन की चौड़ाई के जो सीधे जोड़ होते हैं उसमें जो हम ओवरलैपिंग कराते हैं जहाँ जॉइंट की यानी कि जॉइंट होता है वहाँ ओवरलैपिंग की जाती है, तो उस ओवरलैपिंग भाग की 40 mm लंबाई का प्रयोग करेंगे। बेटन वायरिंग में दोस्तों दो पट्टियों के बीच जो अधिकतम दूरी होती है वो 75 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ऊर्ध्व वायरिंग में 15 सेंटीमीटर दूरी तथा जो क्षैतिज वायरिंग है उसमें 10 सेंटीमीटर दूरी होनी चाहिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। चित्र के अनुसार कौन सा स्विच या स्विचेस ड्रेसिंग टेबल को कंट्रोल कर सकते हैं। ऑप्शन ए स्विच नंबर 1 और 2, बी स्विच नंबर 2 और 3, सी स्विच नंबर 2 और डी स्विच नंबर 1। तो दोस्तों आप देखेंगे कि ड्रेसिंग लैंप इस चित्र में कहाँ लगा हुआ है, तो वो दोस्तों यहाँ लगा हुआ है। और ड्रेसिंग टेबल को हम किसी भी जो लैंप होता है उसको न्यूट्रल और फेस चाहिए, तो इस लैंप को न्यूट्रल तो यहाँ से मिल गया। अब चाहिए इसको फेस, तो फेस दोस्तों जो लाइन है वो यानी लाइन करंट है वो यहाँ से आ रहा है और जो स्विच है वो यहाँ लगा हुआ है,
यानी कि जो 1 नंबर स्विच है वो यहाँ है। तो अगर हम 1 नंबर स्विच को ऑन करेंगे तो इसमें फेस मिल जाएगा और लैंप जल जाएगा। यानी जो स्विच 1 है, स्विच नंबर 1 है, उसी से हम ड्रेसिंग टेबल लैंप को कंट्रोल कर सकते हैं। यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, स्विच नंबर 1। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। बैटन पर क्लिप्स का प्रयोग कर स्विच बोर्ड के लिए केबल स्थापित करना है। इन उपकरणों के बीच 3.6 मीटर की दूरी है। केबल को अनुप्रस्थ रूप से लगाने के लिए कितने क्लिप्स की आवश्यकता होगी? दोस्तों ऑप्शन ए में दे रखा है 20, बी में दे रखा 27, सी 37 और डी 70। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी 37 की, जो 37 क्लिप्स है उसकी हमें आवश्यकता पड़ेगी। दोस्तों जो बैटन पर क्लिप्स का प्रयोग कर स्विच बोर्ड के लिए जो केबल स्थापित करना है, इन उपकरणों के बीच 3.6 मीटर की दूरी है। केबल को अनुप्रस्थ रूप से लगाने के लिए 37 क्लिप्स की आवश्यकता होगी। यह बैटन 12.5 mm मोटाई की लंबी बत्ती के रूप में होती है, जिनकी चौड़ाई 12.5 mm से 75 mm तक होती है। इनकी माप चौड़ाई व मोटाई में 12.5 इंटू 12.5 mm या 75 इंटू 12.5 mm तक होती है। इसका राइट आंसर दोस्तों जो ऑप्शन डी है वो होगा 37। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 32 में क्या दे रखा है? एक कंक्रीट दीवार तथा छत पर पेंच से लगाने, ये दोस्तों दीवार है यहाँ, दीवार, एक कंक्रीट दीवार तथा छत पर पेंच लगाने के लिए किस वस्तु का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए लिंक क्लिप, बी बुशिंग क्लिप, सी सैडल क्लिप, डी रावल प्लग। तो दोस्तों जो पेंच लगाने के लिए हम प्रयोग करते हैं उसे करते हैं रावल प्लग का, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, रावल प्लग। दोस्तों यह गुल्ली के स्थान पर रावल प्लग का प्रयोग किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? तो पेंच लगाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 33। धात्विक गुप्त वायरिंग पद्धति में जहां दीवार उभरी रहती है वहां केबल को बनाने के लिए निम्न का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए मानक ठोस बैंड्स का, बी मानक निरीक्षण बैंड का, सी धात्विक लचीली नलिका का और डी ऑफसेट बैंड्स का। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी धात्विक लचीली नलिका, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। दोस्तों जो धात्विक गुप्त वायरिंग पद्धति होती है वहाँ दीवार उभरी रहती है और वहाँ केबल को बनाने के लिए धात्विक लचीली नली का प्रयोग करते हैं। इस्पात वाहक नली सतह पर व सतह के अंदर की दोनों प्रकार के तार स्थापना के लिए उपयोगी होती है। दोस्तों इसका सी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। मेन से आपूर्ति को अनेक शाखा में ले जाने के लिए 3 प्रकार की वायरिंग प्रणालियाँ की जाती है। आईई नियमानुसार प्रत्येक मंजिल क्षेत्रफल अथवा उसके भाग के लिए एक रिंग मुख्य परिपथ होना जरूरी है। यह क्षेत्रफल कितना है? ऑप्शन ए 100 वर्ग मीटर, बी 120 वर्ग मीटर, सी 150 वर्ग मीटर, डी 160 वर्ग मीटर। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए 100 वर्ग मीटर। दोस्तों मेन से आपूर्ति को अनेक शाखा में ले जाने के लिए 3 प्रकार की वायरिंग प्रणालियों का प्रयोग होता है। आईई नियमानुसार प्रत्येक मंजिल क्षेत्रफल अथवा इसके भाग के लिए एक रिंग मुख्य परिपथ होना जरूरी है जिसका क्षेत्रफल 100 वर्ग मीटर होना चाहिए, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है। द्रव्य सामग्री और केबल के अनुमान के लिए अधिक उपयोगी आरेख खालिस्तान होगा। ऑप्शन ए अभिन्यास लेआउट आरेख और वायरिंग आरेख, बी अधिष्ठापन योजना और परिपथ आरेख, सी परिपथ आरेख और अधिष्ठापन योजना, डी वायरिंग आरेख और परिपथ आरेख। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, दोस्तों ऑप्शन डी वायरिंग आरेख और परिपथ आरेख। दोस्तों जो द्रव्य या सामग्री और केबल के जो अनुमान के लिए अधिक उपयोगी आरेख वायरिंग होती है वो आरेख और परिपथ आरेख होगा, यानी वायरिंग आरेख और परिपथ आरेख होगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 है। किसी केबल की सामान्य धारा क्षमता 16 एम्पियर है। यदि धारा सेवरित अतिरिक्त रक्षण यानी क्लोज एक्सेस प्रोटेक्शन के लिए रक्षित है तो केबल की धारा क्षमता खालिस्तान होगी। ऑप्शन ए 12 एम्पियर, बी 13 एम्पियर, सी 16 एम्पियर, डी 20 एम्पियर। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी 20 एम्पियर। दोस्तों किसी केबल की जो सामान्य धारा क्षमता होती है वो 16 एम्पियर है, ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है। यदि धारा सवरित या अतिरिक्त रक्षण के लिए रक्षित केबल की धारा क्षमता 20 एम्पियर होगी तो यह केबल दोस्तों 25 एम्पियर तक विद्युत धारा वहन क्षमता में 3 या 4 कोर वाले बनाए जाते हैं और हमारे पास ऑप्शन में 20 एम्पियर दे रखा है अधिकतम, तो हम 20 एम्पियर को करेक्ट करेंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। जहां निम्न धारा परिपथों के लिए निर्धारित दूरी के भीतर
जोड़ों को सरकाना है वहाँ उपयुक्त जोड़ है। यानी कि दोस्तों फिक्स दूरी, यानी कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक हमें जोड़ को सरकाना है, तो हम कौन सा जोड़ जो है वो उपयुक्त होगा, यानी हमें कौन से जोड़ को वरीयता देंगे इनमें से। तो ऑप्शन ए में दे रखा है एरियल जोड़, बी में दे रखा है नोटेड जोड़, सी डुप्लेक्स क्रॉस टेप और डी डबल क्रॉस टेप। तो इसके लिए दोस्तों हम एरियल जोड़ को वरीयता देंगे, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा एरियल जोड़। दोस्तों जहाँ निम्न धारा परिपथों के लिए निर्धारित दूरी के भीतर जोड़ों को सरकाना है वहाँ एरियल जोड़ को वरीयता देते हैं, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा एरियल जोड़। क्वेश्चन नंबर 38 में दे रखा है कि आप देखते हैं कि एक कला परिपथ के मुख्य चालक एल तथा एन लघुपथ स्थिति में एक दूसरे से दूर फेंके गए हैं, इसका क्या कारण है। दोस्तों इसमें दे रखा है कि जो न्यूट्रल और फेस वायर है वो शॉर्ट सर्किट की स्थिति में एक दूसरे से दूर फेंके गए। तो दूर फेंकने का कारण क्या पूछा, कारण क्या है, ये हमें इस क्वेश्चन में पूछा है। ऑप्शन ए है कि बाहरी लघुपथ धारा चालकों का तापमान बढ़ाती है और इसलिए वे अलग हो जाते हैं। बी दे रखा है कि बाहरी लघुपथ धारा के कारण प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उन्हें दूर धकेल देता है। सी दे रखा है कि केबल लचीले हैं इसलिए वे बाहरी लघुपथ धारा के कारण दूर हट जाते हैं। और डी है कि बाहरी लघुपथ के कारण बाहरी धारा घनत्व उन्हें दूर धकेल देता है। दोस्तों इन चारों ऑप्शन में जो हम वरीयता देंगे वो देंगे ऑप्शन बी को, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कि जो बाहरी लघुपथ धारा के कारण प्रबल चुंबकीय क्षेत्र, यानी जो चुंबकीय क्षेत्र है वो अधिक होगा और उसके कारण वो दूर धकेल दिए जाते हैं, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में दे रखा है कि विद्युत परिपथ में फ्यूज का कार्य होता है। एक जो विद्युत परिपथ होता है उसमें फ्यूज का क्या कार्य है। ऑप्शन ए है धारा का प्रवाह बढ़ाना, बी है विद्युत झटकों से बचाना, सी है अतिभार अथवा लघुपथ जो लघुपथन की यानी शॉर्ट सर्किट की स्थिति होती है उसमें परिपथ को तोड़ना, और डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी अतिभार ओवरलोड अथवा लघुपथ या शॉर्ट सर्किट की स्थिति में परिपथ को तोड़ना, यानी ओवरलोड और जो शॉर्ट सर्किट की स्थिति से परिपथ को सुरक्षित करना, इसके लिए हम फ्यूज का वो प्रयोग करते हैं। अब दोस्तों फ्यूज का प्रयोग करते हैं तो फ्यूज का जो वायर होता है वो कैसा होना चाहिए। दोस्तों इसका जो अलग अलग बुक में अलग अलग मिलता है, लेकिन आपको इसका राइट आंसर करना है कि यह निम्न प्रतिरोधकता यानी निम्न प्रतिरोध और क्या होना चाहिए, निम्न गलनांक। निम्न गलनांक दोस्तों कई बुकों में यह दे रखा है कि यह उच्च गलनांक होना चाहिए, लेकिन दोस्तों आप ये समझिए कि अगर इसका गलनांक उच्च होगा तो यह ओवरलोड या फिर जो शॉर्ट सर्किट की स्थिति में है परिपथ को जल्दी से तोड़ेगा नहीं, और जल्दी से तोड़ेगा नहीं तो दोस्तों हमारा जो परिपथ है वो सुरक्षित नहीं रहेगा। दूसरी बात कई बुकों में दे रखा है कि जो फ्यूज वायर है वो अधिक प्रतिरोध का होना चाहिए। अब दोस्तों अगर प्रतिरोध अधिक होगा तो इसमें जो ऊर्जा की खपत है वो होगी, और ऊर्जा की जो खपत होगी तो हमारे पास जो एनर्जी मीटर तो दोस्तों जितनी ऊर्जा खपत होगी उतनी दर्शाएगा, और इसके अंदर बेफिजूल यानी कि किसी काम में नहीं आएगी और ऊर्जा की खपत होती रहेगी और हमारा जो बिल है वो बढ़ता रहेगा। यानी प्रतिरोध भी निम्न होना चाहिए और गलनांक भी निम्न होना चाहिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। माइका को क्या कहते हैं, अभ्रक किस काम में लाई जाती है। ऑप्शन ए फौलाद उद्योग में, बी विद्युत उद्योग में, सी भट्टियों की जो ईंट के निर्माण उद्योग है उसमें, और डी उपयुक्त सभी में। दोस्तों अब माइका अभ्रक ये किस काम में लाई जाती है। दोस्तों ये जो JMRC का पेपर हुआ था 2016 में उसमें पूछा गया था, ये ध्यान रखना, यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों माइका है वो विद्युत उद्योग में प्रयोग में लाई जाती है। अब दोस्तों माइका होती क्या है और माइका के जो लक्षण विशेषता है वो क्या है। तो दोस्तों माइका है वो एक जो विद्युत रोधी है, विद्युत रोधी पदार्थ के रूप में प्रयोग होता है, यानी ये विद्युत का कुचालक होता है। और दोस्तों ये पदार्थ बहुत अच्छा विद्युत रोधक का कार्य तो करता ही है, साथ ही ये जो अज्वलनशील यानी आग से भी अप्रभावित है। और दोस्तों जो अभ्रक है यानी माइका है वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये दो प्रकार के होते हैं, मस्कोबाइट
और दूसरा है बायोटाइट। ध्यान रखना दोस्तों, अगर आपको पूछ लिया जाए कि माइका कितने प्रकार के होते हैं, माइका 2 प्रकार के होते हैं, मस्कोबाइट और बायोटाइट। दोस्तों ये आज के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और दोस्तों आपसे विनती है कि प्लीज़ आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और